बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास कल दिन 12 बजे तलब कर लिया है और ख़बर यह है कि हुकूमत इस मुश्तरका इजलास में जो उनका इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म बिल है यानी इंतखाबी इस्लाहात का बिल वो पेश करेगी। अहम इजलास है। इससे कबल भी आपके इल्म में होगा कि हुकूमत मुश्तरका इजलास तलब किया था लेकिन फिर उन्होंने डिले कर दिया था, मनसूख कर दिया था और ये कहा गया था कि इस हवाले से जो इत्तेहादी हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तकरीब से ख़िताब किया। एक अहम तकरीब थी। जेलम तला ड्यूल कैरेज वे का इफ्तिताह था। 128 किलोमीटर तवील शाहराह है जो कि 16 अरब रुपए में मुकम्मल होगी। 30 माह का अरसा दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहाँ मैं भी मौजूद था और उन्होंने फिंगरप्रिंट से उस तकरीब का जो शाहराह है उसका इफ्तिताह किया। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस्लामाबाद में रह के वहाँ इफ्तिताह हो सकता है तो फिर क्या वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से अपोजिशन क्यों कर गुरेज़ा हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर क्या कहा एग्जैक्टली आपको हम सुनाते हैं उनकी गुफ्तगू का एक मुंतखब हिस्सा। मैं हैरान हूँ कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए हैं कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी अपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की खिताब का मुंतखब हिस्सा, अगरचे उन्होंने उनकी तकरीर का ज़्यादा फोकस जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क और इस हवाले से मुल्क में ऐसे प्रोजेक्ट्स का इजरा करना जो सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड ना हो बल्कि आने वाली नस्लों के लिए हों। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उन्हें इल्म है कि इस वक्त महंगाई है लेकिन इस अज़म का इजहार किया कि इस महंगाई के भंवर से बाहर निकल आएंगे। इसकी ज़्यादा वजह 100 साल में ये जो बीमारी है कोविड-19 जिसकी वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुई है उससे ये मामला ज़्यादा बिगड़े हैं। इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और कि मुश्तरका इजलास में जो अब हुकूमत ने कॉल किया है तो क्या सेल थ्रू कर पाएंगे। फिर ईवीएम्स पे डिबेट है लेकिन चूंकि हमने कल भी इस पर डिबेट की थी उसको फॉलोअप के तौर पे आपको बताते चले प्रोग्राम के इब्तिदाई में कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान उनका जो बयान हल्फी सामने आया और जिस तरह फिर अखबार की वो एक लीड स्टोरी बना। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में तमाम फरीकैन को तलब किया गया था। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से द न्यूज़ अखबार के चीफ एडिटर इन्वेस्टिगेशन और जो हैं वो एडिटर वो पेश हुए और मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस साहब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस मुकदमे का मकसद ये है कि लोगों का अदलिया पर एतमाद बहाल रहे और उन्होंने इस हवाले से जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन उनसे भी सवालात किए। राना शमीम साहब को भी तलब किया गया था लेकिन वो नहीं आए। अदालत ने आलिया ने अब जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया उसके तहत तमाम फरीकैन से शोकॉज नोटिस इनको इशू करते हुए 7 रोज़ के अंदर जवाब तलब किया है और 26 नवंबर तक जो समात है वो मुलतवी कर दिया है। इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ आज की इस नशिस्त में शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं याकूब शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इक्तिसादी उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया याकूब शेख साहब। हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर निसार चीमा साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है। चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और राजा आमिर अब्बास साहब, नोटेड लॉयर एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में। राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ निसार चीमा साहब से करेंगे क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का गुफ्तगू का हिस्सा सुनाया जो उन्होंने तकरीर की। चीमा साहब बताइएगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वजह क्या है, आप लोग क्यों कर खाइफ हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। देखिए, गुजारिश है कि हमारे जो 3 बुनियादी चीज़ें हैं, पहली बात यह है अनवर हसन साहब कि तमाम जमहूरी ममालिक जहाँ पे इंतखाबी निज़ाम ये राइज है जी, किसी न किसी शक्ल में इंतखाबात होते हैं, उनकी 2/3 तादाद जो है ममालिक की वहाँ पे ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, यानी इसको वो काबिल एतमाद नहीं समझते, इस पर भरोसा नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात जो उनको एक तरफ रहने दें, ख़ुद इलेक्शन कमीशन जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात जो उन्होंने बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आपको पता है उन्होंने उस पर एतराज़ात किए जिसका खातिर खा जवाब आज तक हुकूमत नहीं दे सकी।
तीसरी बात जो है वो ये है कि ये सिस्टम देखें, ये किस निज़ाम के तहत इलेक्शन होना है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है और ये एक फ्रीक फ़ैसला नहीं कर सकता। ये पीटीआई तो एक फ्रीक है, ये हुकूमत एक फ्रीक है, मिलकर फ़ैसला करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बुलाए तमाम जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को। कल तो मुश्तरका इजलास हो रहा है सर, देखिए गुजारिश कानूनसाज़ी हो जाएगी। नहीं, मेरी गुजारिश है कि हम फिर ये इसको अदालतों में लेके जाएंगे अगर अच्छा। ये कल, हाँ कल ये है कि कल पहले तो ये कि हम इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि ख़ुद ये है कि सेन एलिमेंट्स इन द गवर्नमेंट वो भी ये है कि इसको अपोज करेंगे, जिस तरह उनके इत्तेहादी जो उनको भी बड़े एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और मुझे यकीन है, देखें इलेक्शन आज भी मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन वो फोरम है, वो सब स्टेक होल्डर्स को बुलाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाए, उनको नुमाइंदों को बुलाए और मिलकर वहाँ पे फैसला किया जाए कि आइंदा इलेक्शन किस बुनियाद पे होने चाहिए। अब चीमा साहब, इससे जुड़ा हुआ सवाल है, आपने कहा सर, जुड़ा हुआ इसमें सवाल है, आपने आज अभी सवाल के जवाब में कहा कि आप लोग लीगल फोरम पे जाएंगे, अदालतों में इसको चैलेंज करेंगे। ये नहीं कि कल का जो मुश्तरका इजलास है, आपकी बात से ऐसे गुमान गुजरता है कि हुकूमत और इत्तेहादी इसको पास कराने में कामयाब हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता, लेकिन फ़र्ज़ करें उसको कोई बुलडोज करने के काबिल हो जाएं, फ़र्ज़ करें तो फिर यह है कि हम इंशाअल्लाह इसको अदालतों में चैलेंज करेंगे। लेकिन एक आखिरी बात, जी देखिए गुजारिश ये है कि जो कुछ इन्होंने हुकूमत ने 3 साल में अवाम के साथ किया उस पे आएंगे सर, नहीं, एक आखिरी अच्छा। महंगाई और बेरोज़गारी की शक्ल में उनको पता है कि अवाम ने हमें मुस्तरद कर देना है, अवाम ने वोट के ज़रिए हमें रिजेक्ट करना है। अब उनके जीत के ये अगर इम्कानात हो सकते हैं तो इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन के जरिए हो सकते हैं। चलिए, ये आपका नुक्ता आ गया, इस पर दोबारा लौट के आऊँगा। याकूब शेख साहब, सर बताइएगा, आपने तमाम गुफ्तगू सुन ली होगी निसार चीमा साहब की, इसका जवाब आप क्या देंगे? और कल का जो मुश्तरका इजलास बुलाया है, तो अब आपके इत्तेहादी और तमाम पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो सेम पेज पर हैं और कल इसको पास कराने में कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनवर साहब, मेरे प्यारे दोस्त हैं, मैं बड़ी कदर भी करता हूँ चीमा साहब की। इन्होंने जो फरमाया है ईवीएम जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज इस दौर में हमें अल्लाह ने ये जो ज़िंदगी दी है, इस दौर में जो तरक्की का दौर है और इंसान ने मेरे ख्याल में इतनी तरक्की पहले अदवार में कभी नहीं की जो इस दौर में और ख़ास तौर पे इस 100 साल में की है। अब 5G का दौर शुरू हो गया हुआ है, हर जगह पे ये है कि आपको जो है ऑनलाइन सारे सिस्टम्स हैं और यानी अमेरिका में जाएं आप, यूरोप में जाएं, जापान में जाएं, जितनी भी ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे जाएं, तो वहाँ सारी दुनिया इस जदीदियत की तरफ जा रही है और हम इसी में फंसे रहेंगे। और ख़ास तौर पे फिर इस सूरत हाल में कि जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके बाद रिगिंग के जो है वो इल्ज़ामात आते हैं और फिर वो झगड़ा रहता है 5 साल तक कि जी आपका इलेक्शन फेयर नहीं था, आप तो सिलेक्टेड हो गए, जैसे अभी भी आप सुन रहे हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे हल्के में जब मैं 30,000 की लीड से जीता हूँ अपने अपोनेंट से, मौलाना फजल रहमान से, तो मुझे पता है कि यार मेरे हल्के में तो मेरे साथ तो कोई मदद नहीं की गई, मैंने तो अपने बलबूते पे वो इलेक्शन जीता है। अब कहना ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई पीटीआई के लिए नहीं बनी है, ये पीटीआई को फ़ायदा देने के लिए नहीं बल्कि सब पार्टीज़ के लिए है और इस मुल्क के लिए है। और फिर ख़ास तौर पे हम ये भी चाहते हैं कि जो बाहर पाकिस्तानी हमारे बैठे हुए वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, अपनी राय दही का इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें इनको क्या परेशानी है? जब आप इसकी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब इसकी यानी डिस्प्ले की जा रही थी तो इन पार्टीज़ को बुलाया गया, पार्लियामेंट में इन सब पार्टीज़ को कॉल किया गया और इनकी जो वहाँ पे अदम दिलचस्पी आपको वहाँ नज़र आती कि अपोजिशन में बहुत एक आध लोग ही वहाँ पे आए उसको देखने के लिए। और मैं खुद उसमें मौजूद था जब शिबली फराज साहब ने इसकी जो डिस्प्ले कराई, डेमोस्ट्रेट कराई, और वो हमने देखा तो उसमें तो हमें तो कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि कल के इजलास के हवाले से बताइएगा सर। और फिर जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं कि उन्होंने करना है, इलेक्शन कमीशन के लिए भी यही मैं अर्ज़ करूँगा कि जब जदीदियत की तरफ सारी दुनिया जा रही है तो हम आखिर क्यों पीछे रहे? और हमने उसी तरीके से उस दलदल में फंसे रहना है कि जब इलेक्शन हो जाए फिर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इल्जामात हो। लेकिन याकूब साहब मेरा सवाल ये, आपने बात जाना चाहिए जी, याकूब साहब मेरा सवाल ये है जी, मेरा सर सवाल ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे तरीक़ेकार पे इत्तेफाक का इजहार होना चाहिए ताकि इलेक्शन के इनेकाद के बाद जीतने वाला खुशी मनाए और हारने वाला ग्रेसफुली एक्सेप्ट करे। लेकिन आपके सामने ही अभी तो बैठकर चीमा साहब, तो अभी ये ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ, कानून साजी नहीं हुई, वो कहते हैं ये एक मुबैना तौर पे आप लोगों ने रिगिंग का प्लान ऑफ एक्शन मुरतब कर लिया है। इस हवाले से भी जरूर जवाब दीजिएगा इख्तिसार के साथ। और कल सवाल जो मेरा ये था, आप पुरएतमाद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से जो आज साफी ने सवाल किया, उन्होंने तो कहा कि स्पोर्ट्समैन जब मैदान में उतरता है तो जीत के जज्बे के साथ उतरता है, तो आप उनकी टीम का हिस्सा है, पुरएतमाद है कि कल इसको पास कराने में कामयाब हो जाएंगे?
देखिए, चीमा साहब की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन उनकी पार्टी की राय मैं समझता हूँ कि नहीं है। उनकी पार्टी की राय अदरवाइज़ है। जहाँ जितने लोग होते हैं वो अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं, लेकिन एक पार्टी में जब ख़ास तौर पे आप जब पीटीआई में, तो इसमें दूसरी बात नहीं है कि सारे मेंबर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हमारे जो एलाइज हैं उनकी जो एक एतराज़ात थे या उनको जो खदशात थे, जी। उनके साथ हमने मीटिंग्स करके उनको हमने बताया, और हमने उनसे पूछा कि आपको जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र आ रही है ईवीएम में, तो हमें बताया, हम उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारे एलाइज हैं वो हमारे साथ हैं, और हमारी बड़ी ही स्मूथ सेलिंग होगी। आपने जैसे खुद अपने इंट्रो में चीमा साहब का जैसे शुरू किया, तो आपने बताया कि इनकी बातों से आपको खुद जो है महसूस कर सकते हैं कि ये हारी हुई एक टीम की बातें करते हैं। जो इनके चलिए जो कल ख्यालात पता हैं, आप चलेगा। अंदाजा लगा सकते हैं। जी, क्योंकि हमारी बड़ी स्मूथ शेख साहब सेलिंग आपका होगी। दोबारा लौट के आते हैं। मैं राजा आमिर साहब, आपने ये भी सुना कि अपोजिशन के हमारे जो मोहतरम एमएनए हैं, और मैं दीगर भी इनके ज़ुमा को सुन रहा था कि अगर कल हुकूमत पास करवा लेती है अददी अक्सरियत पे, तो ये सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स जाने का इरादा रखते हैं। तो इस हवाले से क्या फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, कोर्ट जाना किसी भी शख्स का एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है। ठीक। एनी पर्सन और एंटिटी और बॉडी या पॉलिटिकल पार्टी वो कोर्ट जा सकते हैं। अब कोर्ट ये काहे के लिए जाना चाह रहे हैं? कोर्ट ये जाना चाह रहे हैं कि जी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम है ईवीएम का, ये और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अगर इनका राइट दिया जाता है, तो इसको ये इन्होंने साबित करना होगा कि ये खिलाफ कानून, खिलाफ आइन है। अच्छा, ये इनको कोर्ट में जाके ये तो नहीं कहना कि जनाब वी थिंक कि जी कोई रिगिंग होनी है, ये कोई लॉजिक नहीं है। आपने उसकी वारिस को चैलेंज करना है, आपने बताना है कि खिलाफ आइन है। और आपके इल्म में होगा कि हालिया सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई थी सेनेट के इलेक्शंस जब हो रहे थे, उसको खुफिया बैलेटिंग का जी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियरली कहा था और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस दी थी कि अगर आपको मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं इलेक्शंस के लिए, तो प्लीज़ स्विच ऑन टूवर्ड्स दी मॉडर्न डिवाइसेस। और मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज यही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले भी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानीज हैं उनको वोटिंग का राइट दें। ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है 12 जजमेंट्स में। तो इन दोनों बातों को जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का इसमें बड़ा क्रिटिकल रोल है, इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? अब इलेक्शन कमीशन का रोल ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनको रोल दिया गया है कि आपका पर्पस है कि आपने इलेक्शंस का इनेकाद कराना है। कैसे कराना है, किन लाइंस पे कराना है, कौन से रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज के अंडर कराना है, वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। वो काम है पार्लियामेंट का। दे हैव टू फ्रेम द लॉ, दे हैव टू फ्रेम द रूल्स, और उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये एक इम्प्लीमेंटेशन का अदारा है। चाहे उसमें लिखा हुआ है कि अंगूठा लगा के वोट दें, चाहे उसमें लिखा है ईवीएम के जरिए वोट करें, उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब इलेक्शन कमीशन को अगर एतराज़ होता है कि जी ये वोटिंग मशीन, तो जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ तो वो ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट वोटिंग मशीन्स हैं। इलेक्शन कमीशन को इतना भी इख्तियार दिया जा रहा है कि आप चूज़ कर लें किस किस्म की मशीन लानी है, कौन सी मशीन है। अब क्या वजह है कि अभी इमरान खान साहब का आपने कहा कि जी वो हैरान है कि जी अपोजिशन को, ये अपोजिशन या कुछ पहले भी मसले थे। असल में जो मुझे लगता है बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट के एतराज़ उन स्टेटस को के हामी सियासतदानों को है कि मैं एज ए लॉयर देखता हूं कि जब भी इलेक्शन होते हैं हम कोई सैकड़ों दर्जनों की हिसाब में इलेक्शन पिटीशंस अदालतों में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेके जाते हैं। वो पिटीशंस क्या होती हैं? वो यही एलिगेशन होते हैं कि जी ठप्पे मारे गए। हमने इवन वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी हैं कि जिसमें टेबल पे बैठ के ठप्पे मारे जा रहे होते हैं। बहुत से केसेस में हमने देखा कि सैकड़ों हज़ारों शनाख्ती कार्ड पकड़े जाते हैं, जेली वहाँ पे वोट कास्ट होते हैं। बहुत सी जगह पे हमें ये पता चलता है कि मेरा वोट तो मेरे जाने से पहले ही कास्ट हो चुका है। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए ईवीएम रोक सकती है। ईवीएम में ऑब्वियसली इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें किसी की जगह आप जाके नहीं कर सकते। फिर शनाख्ती कार्ड जो जेली है, ये नादरा से अगर कनेक्टेड है तो आप यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सी चीज़ों को ये चीज़ें रोकेगी। और इन इलेक्शन की डिस्प्यूट्स को, ये जो डिस्प्यूट्स हैं, और जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि हर इलेक्शन के बाद जो दोनों साइडें कहती हैं जी, जीतने वाला ये कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा सीटों से जीता हुआ था, मुझे कम सीटें दिलाई गई,
और हारने हारने वाला वाला कहता है कहता मैं है तो कि असल में जीता हुआ था। हाँ, तो अब ये चीमा साहब ये जो ये वो इन्होंने- वजूहात हाँ, ये है। जो नुकात उठाए हैं इसमें तो काफी वजन है, और आप लोगों की भी शिकायत यही रहती है कि जी वो वोटों की गिनती बर वक्त नहीं हो पाती, और जो है वो हमारे वोट तो इतने थे, इतने डब्बे से निकले ही नहीं। फॉर्म तो once for all, 45 नहीं, फॉर्म ये 45 नहीं। अनवर हसन साहब बात ये है, हर चीज़ के पीछे देखना पड़ता है कि मोटिव क्या है, नीयत क्या है। वो तो अल्लाह ही जानता है नहीं, नीयतों अल्लाह का ही हाल। जानता है, लेकिन ये ठीक है, अल्लाह ही जान, नीयतों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन हमारे साथ सामने तो करतूत होते हैं। करतूत हुकूमत के जो पिछले डस्का इलेक्शन में पूरी कौम ने देखे हैं, जिस तरह बदतरीन तरीके से धांधली की गई, जिस तरह सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, जिसमें आईजी और चीफ सेक्रेटरी मुलव्वस थे, जिनको यकीनन ये है कि इस्लामाबाद से डायरेक्शन जारी थी, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, इंक्वायरी रिपोर्ट। ये है कि जिस तरह इन्होंने 20 से ज़्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनको अगवा किया, जिस तरह धुंध का बहाना बनाकर इंतखाबी नताइज को धुंधलाने की कोशिश की गई, ये है कि उसके बाद कोई इनकी नीयत के बारे में कोई शक रह जाता है। उस वक्त तो ये देखिए, हुकूमत में नहीं होंगे जब आम इंतखाबात गुजारिश होंगे, ये मेरे है ख्याल में कि केयरटेकर क्या सेटअप होता है। जिस तरह की धांधली इन्होंने डस्का में की, क्या ये कि उसके बाद इनकी नीयत के बारे में कोई शक है कि क्या ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन मतलब करवाने इसमें चाहते सवाल हैं? ये मेरे पे क्या सवाल अनवर हसन सुनिए, साहब, जो आम इंतखाब जनरल अनवर इलेक्शन साहब, लोगों मैं की ये नॉलेज के मैं लिए ये अर्ज वो तो करूं, केयरटेकर गवर्नमेंट देखिए, कराती है नहीं, ना, ठीक है, पीटीआई तो नहीं लेकिन कराएगी। ये फरमाएं कि ये जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आखिर ये है कि इनकी नीयत के बारे में डस्का इलेक्शन में इनके करतूत देकर किसको खुशफहमी है। दूसरी बात जो है वो ये है, मुझे ये फरमाएं कि ये मैं आता हूं, इलेक्ट्रॉनिक शेख साहब आता हूं सर आपके पास। देखें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैं आ जो रहा हूं, आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, देखें आपने वैसे इसका डेमो देखा है? नहीं, मैंने देखा है, मैंने खुद देखा देखा है। मुझे ये फरमा दें, मैंने वहाँ भी पूछा था कि जिसके कंट्रोल में, इसकी प्रोग्रामिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, वो जो चाहे वो करे। किसके कंट्रोल में, कि लोगों को बताए नहीं, ना, नहीं, इलेक्शन नहीं, कमीशन की होगी ना। नहीं नहीं, ये फरमाइए सर ये तो देखें, बताए ना, नहीं, ये याकूब फरमाइए। शेख साहब की होगी, हमें- चीमा साहब की नहीं, नहीं, होगी, मुझे ये आमिर फरमा- अब्बास साहब की, नहीं, इलेक्शन जी, कमिश्नर की। ये हुकूमत इतना जो इसरार कर रही है, अगर ये देखें, मैं अगर अर्ज ये है करूं। कि इनका अपना कॉन्डक्ट जो है वो इस तरह का होता, ये है कि ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बिलीव करते, प्रैक्टिकली डस्का में ये हरकतें ना करते, हम कहते कि वाकई सर ये शायद डस्का के डसे हुए हैं शेख साहब, नुकता बिल्कुल ये सही, है। हम बाकी डसे हुए हैं। हाँ, डस्का के डसे हुए ये हैं। शेख साहब तो शरीफ आदमी है, देखिए, इनके यानी ये पीटीआई देखिए- से ये ना वही जवाब देंगे अनवर इनके। साहब चीमा साहब के मसले का हल ही इसी में है। ये देखिए, ये डस्का की बात करेंगे, कल को फिर लाहौर की बात करेंगे, कल को चीचा वतनी की बात करेंगे, तो लेट्स फिनिश दिस, लेट्स वंस फॉर ऑल इसको हम खत्म करते हैं कि आपको ये एतराज ही ना हो। हम तो कहते हैं कि यार गलतियां हुई हैं पीछे, अब आपको हमने 4 हल्के खोलने को कहा था, आपने नहीं खोले। हमें ये है कि हमें तो ये यकीन है कि उसमें गड़बड़ थी। आप कहते हैं जी कि आपके 2018 के इलेक्शन में गड़बड़ है, तो लेट्स फिनिश ऑल दीज क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स वंस फॉर ऑल। हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं ना। हम कहते हैं ठीक है यार, डस्का भी चलो आप कहते हैं गलत हो गया, हम चाहते हैं कि अब हम ईवीएम के ऊपर आ रहे हैं। अब ईवीएम में जैसे चीमा साहब फरमा रहे थे, मैं आपको अर्ज करूं, इसमें मैं प्रैक्टिकली खुद बैठ के पूरी डेमोन्स्ट्रेशन मैंने देखी है। इसमें 1% भी यकीन कर, मैंने कोशिश की मैं फाइंड आउट करूं कि यार कहाँ पे गड़बड़ कर सकता है कोई। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2 मशीनें हैं अब साथ साथ रखी हुई। अनवर साहब अगर आपके इल्म में हो तो मैं उसमें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। उसमें पहली मशीन जो है उसमें वो आता है वोटर, और वो करता है कि आप मुझे सुन रहे हैं जनाब? जी मैं सुन रहा हूँ, आप ऑन एयर है सर, बात कीजिए। चलेगा, आप ऑन एयर हैं सर, शेख साहब अच्छा आप ऑन एयर जी। हैं। मैं ये चाहता था, जी जी सॉरी अनवर साहब, मैं ये चाहता इसमें एक मशीन जो है ना, एक पार्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि जो वोटर आया है, जो अपना शनाख्ती कार्ड लेके आया है और अपनी जो बायोमेट्रिक कर रहा है, वो जो राइटियस एक वोटर आया है। पहला काम तो ये हो जाता है कि गलत आदमी नहीं आया, कि कोई किसी का जो है शनाख्ती कार्ड लेके आगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नंबर 2, जब वो उस पार्ट पे जाएगा जहाँ पे उसने वोट करना है, वो एक अलग पार्ट है वोटिंग का, और वो जस्ट एक कैलकुलेटर है। बिलीव यू मी, ये नहीं है, मैं खुद ये समझ रहा था कि शायद ये ऑनलाइन कहीं कनेक्टेड है, इसी में जो कोई गड़बड़ कर सकता है, वो ऑनलाइन कोई उसका कनेक्शन नहीं है। वो वहीं पे एक जो बैटरी उसकी जो है बैकअप बैटरी उसकी 24 आवर्स की, वो उसके साथ है। और वो जब आपको राइट दिया जाता है कि अब आप सिलेक्ट करें, आपके पास 20 है, 24 हैं या 10 है, 5 है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका वो जो इलेक्शन सिंबल है वो भी मौजूद है, उनका नाम भी मौजूद है। तो बहुत सिंपल है कि कोई बंदा भी जाके अपने जैसे बैट के ऊपर उसने लगाना है, जैसे कोई हॉर्स है, जैसे कोई फैन है, उसके ऊपर उसने जाके उंगली से उसको दबा देना है और वोट आपका। चलिए ये आपने बता दिया। मुझे लगता है शेख साहब, उसके बाद ये जी सर, मैं प्रोसीजर समझ गया सर आपका, क्योंकि इस पर हमने बहुत डिबेट्स किया, लेकिन मुझे ही लगता है आपकी और चीमा साहब की गुफ्तगू करके कि वो भी चाहते हैं आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो, आप भी चाहते हैं आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो। लगता है कि आपस में कोई एतमाद का शदीद फुकदान है, जिसकी वजह से वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं, आप उनकी बात शायद मानने को तैयार नहीं। ये ट्रस्ट डेफिसिट है, इस खलीज को कैसे दूर किया जा सकता है?
मेरे ख्याल में इसका जवाब आपके पास भी है, अगर हकीकत पूछे तो आपके पास भी है जवाब, और ये लेकिन चीमा जवाब तो साहब के आपने पास भी देना है। इसका जवाब मौजूद है। मसला ये है कि जब हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो हमारे भाई, जो हमारे बाहर बैठे हुए भाई, उनको हम राइट दे रहे हैं कि वो भी ओके, वोट वो इशू है, वजह वो सिर्फ तनाज़ा। पीटीआई के लिए तो वोट नहीं करेंगे, वो तो आपके लिए भी वोट कर सकते हैं ना। ठीक, यहाँ ठीक। अंदेशा इनका सिर्फ इसी के ऊपर है कि ओके। जब वहां से जो बाहर जो हमारे भाई बैठे हुए हैं वो वोट करेंगे, उनको आज तक वोट नहीं था पाकिस्तान के इलेक्शन से, वो बाहर बैठ के टीवी पे सिर्फ रिजल्ट देखते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनका अपना कोई राइट नहीं ठीक था। है, अब हम आपका- उनको राइट देने जा ठीक रहे है, हैं, आपका- तो देखिए वो आपका आ गया कि वजह तनाज़ा वो है। मैं चीमा साहब से जवाब लेके फिर मैंने एक और मौजू भी डिस्कस करें आप मेरा बात साहब से। वो जी। क्या आप लोग को समुद्र पर पाकिस्तानियों से नहीं, कुछ ऐसी बात- खदशात नहीं, हैं कि नहीं, वो हमारी- एन ब्लॉक खान देखिए, साहब को वोट दे देंगे? नहीं ऐसी बात नहीं। अनवारुल हसन साहब, मेरी गुजारिश ये है, मेरी तजवीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया जाए, उसके पास ये इख्तियार होता है। अगर कानून साजी हो जाए और सर, नहीं, तो फिर गुजारिश तो सुन ले। वो कह रहे हैं खाली काम इलेक्शन इनेकाब नहीं, मेरी कराना है ना। गुजारिश सुन ले। इलेक्शन कमीशन जो है, जिस तरह मैंने कहा, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को बुलाए, वहाँ मिलकर ये एक नया सिस्टम है इंट्रोड्यूस हमने करना है। देखिए ठीक है। पुराना जो सिस्टम है, हमारी अनपढ़ आबादी जो है उसको एजुकेट करने के लिए, उसके बारे में शऊर दिलाने के लिए हमें ओके। मुद्दों लगी हैं। ये एक नया सिस्टम है। चलें, आप- क्या इलेक्शन कमीशन के को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के मुतफिका तौर पर एक नया सिस्टम जो है वो ओके। अगर सर, लाना है आपकी तो suggestion आ गई। इत्तेफाक राय होना चाहिए। अब तो सर, अब देखेंगे कल के मुश्तरका इजलास में क्या तय पाता है और क्या लेजिस्लेशन होती है। आमिर अब्बास साहब, सर एक और अहम इशू भी, आपका एक लीगल बैकग्राउंड है। राना शमीम साहब, उनका केस जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनका बयान हल्फी आया, एक बड़े अखबार में खबर लग गई और उसने तहलका मचा दिया। कल भी हम इस पर शो किया, आज तौहीन अदालत की समाअत हुई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मामला सब जुडिस, इसलिए मैं बहुत हदूद कयूद में रह के आपसे सवाल करूँगा। अब शो कॉज नोटिस इशू हो गए हैं, कैसे ही समाअत आगे चलेगी? देखिए, शो कॉज नोटिस किस चीज़ के लिए इशू हुई है? शो कॉज नोटिस ये इशू हुआ है कि जो एक ज़ेर समाअत केस है अदालत में, मरियम नवाज साहब, मरियम नवाज जिसकी साहब कल और- पेशी है। जी जी, जिसकी अपील। कल पेशी है। अब जो राना साहब ने जो बज़ाहिर प्राइमा फेशाई कोशिश की गई है और जो अदालत समझ रही है, वो ये है कि ऐसे इक़दामात या जो स्टोरीज छाप दी जाती हैं उससे उनको इन्फ्लुएंस करने की या उस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने की, उसको रोकने की कोई कोशिश की गई है, कोई एफर्ट की गई है। एंड नंबर 2, जो स्टोरीज़ आ रही हैं और ये जो एफिडेविट है, इसने बज़ाहिर तमाम जो हमारी जुडिशरी है, ये जुडिशल सिस्टम है, उसको हिट किया है, उसको कहा है, उस पर एक सवालिया निशान लगाया है। कहीं खुदा न खास्ता के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जजेस साहिबान हैं, वो पता नहीं किस अंदाज में फ़ैसले देते हैं और कहाँ से कोई उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। हाँ, अब ये वो एलिगेशन है जो किसने लगाए हैं? राना शमीम साहब ने, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं। मैं गिलगित जानता बल्तिस्तान हूँ वो साबिक चीफ जस्टिस भी हैं और भी बहुत सी साबिक उनके पास पोस्ट थी और मेरे पर्सनल जानने वाले हैं। राना साहब को मैं जानता हूँ कि वो एक स्टॉन्च सपोर्टर हैं मुस्लिम लीग नून के। अच्छा। जी, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो राना साहब ने अब ये एफिडेविट 2018 की अगर बात है, तो आज आफ्टर 3 इयर्स उनको ऑल ऑफ अ सडन क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो तमाम चीज़ें छोड़ के यूके ट्रैवल करते हैं, उसी नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं और वहाँ से ये एक भेज देते हैं जिसको वो तो एडमिट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कंप्लीट डिनायल कर दिया है कि इस किस्म की कोई चीज़ नहीं। नाउ व्हाट राना साहब हैज़ टू डू कि शोकास तो अपनी जगह पे चलेगा, प्रोसीडिंग्स चलेंगी, कि इसको सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे कि कल को कोई भी शख्स एफिडेविट दे सकता है। इसको उन्होंने किसी आम शख्स पे नहीं, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एक एलिगेशन लगा रहे हैं। और आज कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या आपने कुछ ऐसे देखा था, तो ये आपकी कानून जिसके तहत आप सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, चीफ जज हैं वहाँ के, वो आपको कहता है कि आप फ़ौरन वो रिपोर्ट करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ताकि कानूनी कार्रवाई हो। एंड विद होल्डिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इटसेल्फ वो जुर्म बन जाता है कि आपने क्यों नहीं बताया कि ये बात हुई। तो अब इन तमाम चीज़ों में जो बात सामने आ रही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोहतरम जज साहब का शायद उन्होंने जिक्र किया है उस एफिडेविट में, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा है। अब ये आज देख, चीफ जस्टिस साहब ने नाम भी लिया और हाँ। उन्होंने कहा भी कि उस वक्त तो वो, बल्कि जब वो थे उनका भी नहीं। मुकालमा हो रहा था अंसार अब्बासी साहब से, तो उन्होंने कहा आपने ये चेक किया था कि वो तो उस वक्त बेंच का थे ही नहीं। अब वो क्या लग रहा है कि जी हमें काफ़ी अरसे से लग रहा है कि बीइंग ए लॉयर कि थोड़ी कोशिश की जाती है, जो लीगल टीम है, कि इसको डिले किया जाए किसी तरीके से भी। ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं,
इसमें डिलेइंग टैक्सेस हैं। तो इफ अगर ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे एक उठाते हैं इतराज कल कि जनाब चूंकि वन ऑफ द जजेस के खिलाफ ये बात आई है तो ये बेंच को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करे, और अगर नया कोई बेंच बनता है तो ये तमाम चीजें जीरो से फिर शुरू होंगी। These are the important So points. this again leads towards delaying taxes. Okay. तो ये अब अदालत में चूंकि है तो मजीद इसकी तफसीलात शायद टीवी पे मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रक्स उसका यही क्रक्स है। ये है। इस पे मैं चीमा साहब से भी इस राय लूंगा और याकूब शेख साहब से भी, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे व्यूअर्स। वक्फे के बाद आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम 10 तक के साथ रहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़्मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वालों से अगर मैं इंतकाम नहीं ले सका तो जहन्नम बन जाएगी मेरे लिए ये दुनिया। यहाँ तब तक हुकूमत नहीं कर सकते जब तक मुसलमानों का ताल्लुक दीन से नहीं तोड़ देते। मैं जाल बिछा चुका हूँ। अब किले को तबाह बर्बाद करना लाजिम हो गया है। अब शिकार को काबू करने का काम तुम्हारा है। रियासत की हिफाजत करना क्या अब तुम सिखाओगे? तुम जैसे मंगोलों के गुलाम की मैं कभी भी पैरवी नहीं करूंगा। एहतियाती तदाबीर कर ले, वो आपको मारना चाहते हैं। इंसान की मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है जानबूझ। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की समाअत हुई और उसको बड़े अच्छे पैराए में एक्सप्लेन किया राजा आमिर अब्बास साहब ने। मैं चूँकि इसकी ज़रा पॉलिटिकल साइड भी है क्योंकि ये पॉलिटिकल डोमेन में भी डिस्कस हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं इस पर, कल भी पार्लियामेंट में भी बात हुई। तो सर बताइएगा चीमा साहब, इसकी तमाम जो गुफ्तगू आ रही है कि पॉलिटिकल बेनिफिशरी तो उसकी नून लीग है, ये जो तमाम चीज़ सामने आई है इस पर आप क्या कहेंगे? अनवर हसन साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आप मुझसे इत्फाक फरमाएंगे कि मुख्तलिफ मुआशरे जो हैं उनको ज़िंदगी बख्शने वाला, क़ुव्वत बख्शने वाला सबसे जो बुनियादी फैक्टर होता है, सबसे अहम फैक्टर, वो इंसाफ की फराहमी है। ठीक, वही मुआशरे ज़िंदा रहते हैं जहाँ इंसाफ होता है, वही कौमें आगे बढ़ती हैं जहाँ इंसाफ होता है। और वो चर्चिल का मशहूर फ़िक्रा सेकंड वर्ल्ड वार में तो बड़ा मशहूर हुआ जी। एग्जैक्टली। जब लोगों ने उनसे पूछा कि जर्मनी की जब जलगार पूरे ज़ोरों पे थी तो लोग घबराए हुए थे, तो चर्चिल ने एक ही सवाल किया, क्या हमारी अदालतों में इंसाफ हो रहा है? लोगों ने कहा जी हो रहा है। उसने कहा जी हमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े नामवर जज रहे हैं, बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े बाकिरदार और बासूल, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है
कि यहाँ पे जस्टिस डोगर, जस्टिस इरशाद हसन खान, जस्टिस साकिब निसार जैसे लोग भी चीफ जस्टिस बने हैं बदकिस्मती से। जस्टिस मलिक कयूम को आप भूल गए। कई लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कई लोग हैं। अपनी मर्जी के नहीं, आप नाम वो पे करते मैं हैं, चीफ चीमा जस्टिस की साहब। बात करूँ, वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, बड़े इस तरह के लोग रहे हैं। देखिए गुजारिश ये है, अरशद मलिक कौन से चीफ जस्टिस हैं? ये कौन जी? अरशद मलिक। नहीं, मैं ये कह नहीं, अरशद मलिक का भी तो आपके सामने ही है, जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो इस तरह का कॉन्डक्ट उसका रहा है कि हमारे सर भी शर्म से झुक गए। शर्मनाक कैरेक्टर, शर्मनाक कंडक्ट का हामिल लोग, अच्छा लोग ऐसे रहे हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो कुछ राना शमीम साहब ने इल्ज़ाम लगाए हैं साकिब निसार साहब से पे, इसके बारे में आला अदलिया को तहकीकात करनी चाहिए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर। अब ये हो रहा है ना? नहीं होनी ये आला चाहिए, अदलिया ही नहीं है मेरी सर, गुजारिश हाई सुन ले कि इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मैं तो ये है कि सारी पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर ये बात करूँगा, और मुझे यकीन है कि आमिर साहब भी और मोहतरम शेख साहब भी मुझसे इत्फाक फरमाएंगे कि इंक्वायरी इस तरह की होनी चाहिए कि अगर ये है कि ये राना शमीम के इल्ज़ाम गलत हैं तो गलत इल्ज़ाम लगाने वाले को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक, ताकि ये वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो, आइंदा किसी को किसी की पगड़ी उछालने की जरूरत ना हो। और अगर ये इल्ज़ाम सही हैं तो फिर ये जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसको भी इकरार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, उसको ये है कि बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, इबरत का निशान बनना चाहिए, ताकि आइंदा किसी को इस तरह का शर्मनाक कॉन्डक्ट जो उसको मुजाहरा करने की जरूरत ना हो। याकूब साहब, इस पे सर योर कमेंट्स। मैं अनवर साहब चीमा साहब की बात के जो फरमाई उसके पहले हिस्से से मैं एग्री करता हूँ कि अदलिया के एतमाद की जो आपने अपने इंट्रो में बात की है उसके ऊपर बड़ा इंसान का दिल दुखता है। और आप यकीन करें एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये ख्वाहिश होती है और ये दुआ होती है कि जब चीफ जस्टिस साहब नए आ रहे हों तो खुदा करे कि वो ऐसी रिफॉर्म्स करके जाएँ कि हमारा इंसाफ सस्ता हो जाए और इतना फास्ट हो जाए कि गरीब को आसान हो जाए। तो ये एक ख्वाहिश ही रही है आज तक और खुदा करे कि ये ठीक हो जाए। मैं अपने पार्ट पे अपने दोस्तों से हर किसी से बात करता हूँ कि ये हमारा एक बहुत ही वो पहलू है जो एक हमारे लिए बड़ा तकलीफ देह है इस सोसाइटी के लिए। ठीक। और फिर उसके बाद आते हैं जनाब राना शमीम साहब वाले जो एपिसोड है, और ये आप देखेंगे ये इस एपिसोड का शुरू होना ठीक यानी 17 ऑफ नवंबर जब मरियम नवाज साहबा की पेशी है उससे 3 दिन पहले शुरू होना और फिर इसको यानी मीडिया पे लेके आ जाना, और फिर 3 साल ये साहब जो जिनका अगर किरदार इतना अच्छा था तो मेरे ख्याल में 3 साल तो इनको सब्र नहीं करना चाहिए था। ये एक अच्छा काम अगर करने जा रहे थे तो आज से 3 साल पहले इनको कर देना चाहिए था। ठीक है। लेकिन आज ऐसे मौके पे इसको डिक्लेयर करना तो ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके। और ये एक स्टंट है और ये नवाज लीग का ये शेवा रहा है, ये उनका वतीरा रहा है कि वो इसी तरीके से करते हैं। वो इन्फ्लुएंस करते हैं जुडिशरी को, वो इन्फ्लुएंस करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हर इदारे को और अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपका ऐसा पॉइंट नहीं आ गया। होना चाहिए। ठीक है, इदारे आज़ाद होने चाहिए, इदारों के ऊपर बिल्कुल होने नहीं चाहिए, तमाम इदारों की इज्जत होनी चाहिए। आमिर अब्बास साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बात की, ये बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की बातों का एक सीक्वल है, इस हवाले से कैसे आप भी समझते हैं कि ये केस जो है डिसाइड करेगा वंस फॉर ऑल, दूध का दूध पानी का पानी? देखिए, इन्होंने अरशद मलिक की सीक्वल बात आ की। रहा है, हमें पहली वो याद है कि और अब जब मीडिया वो में खबरें हैं कि शायद कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं। तो सीक्वल कुछ लेट्स सी के स्टार्ट कहाँ से होता है। ये स्टार्ट होता है कि वो जो एक मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मरियम बीबी थी और इनकी काफ़ी पार्टी की क़यादत थी, और इन्होंने जज अरशद मलिक वाली एक वीडियो वहाँ पे लेके आए, सरफेस करके आई। जब वो वीडियो वहाँ पे आती है तो उसके कुछ अरसे बाद उस वक़्त के चीफ जस्टिस थे गालिबन खोसा साहब, तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसका ले लिया कि भाई ये क्या है, आसिफ सईद खोसा जी। तो जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि ये आप वीडियो लेके आई हैं जिसमें उन्होंने मजीद भी कहा भी और भी बहुत कुछ है, तो ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने स्टांस चेंज कर लिया। वो जो लेके आए थे, और बड़ी आपको याद होगी कि ऑर्गेनाइज तरीके से स्क्रीन्स लगाएं तो ये और वो ट्रांसक्रिप्ट चल रहे हैं, फलाना चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी वो तो कोई वर्कर लाया था, वो पता नहीं वीडियो कहाँ से आई थी, वो तो लेके चला गया। अब उस वीडियो का कोई वजूद ही नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल वीडियो नहीं है। बिकॉज अगर वीडियो को आपने एक एविडेंस के तौर पे लाना है तो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ उस जजमेंट में भी दे दिए गए हैं कि उसने अदालत ने अगर उस पर रिलाई करना है तो उसके देखना है कि ये ओरिजिनल वीडियो कहाँ थी, वो कैमरा जिसने शूट किया है वो कौन सा था। क्योंकि आजकल आपको पता है ये फोटोशॉप्स और एडिटिंग और ये वो इतना होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है। अब मैं समझता हूँ कि अदालतों ने उसमें तरीक़ेकार तो दे दिया,
अब एक ऐसा भी इन कानून साज जो सी हमारी पार्लियामेंट है, कानून बनाना इनका काम है, इनकी ड्यूटी है कि एक ऐसा लॉ भी आना चाहिए कि जो शख्स मलाइन करता है, स्कैंडलाइज करता है, केस पे असरअंदाज होते हैं, उनकी अपनी अगर केसेस चल रहे हैं और उससे कुछ अरसा पहले इस किस्म के पब्लिक में आके, और ख़ासकर अगर आप खुद जमानतों पे हों, आप बेल पे हों, तो फिर ऐसा एक सिस्टम कोर्ट्स भी देखें और ये भी कि फिर ऐसे लोगों को इस चीज़ की भी सज़ा हो। और मैं समझता हूँ अगर वो नाकाम हो जाते हैं ऐसी वीडियोस लाने में, तो फिर उसकी सजाएं काफ़ी सख्त हों, ताकि ये जो ट्रेंड है, ये चीज़ें इसकी बेखनी हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस पे स्कैंडलाइज होती हैं चीज़ें। Exactly. चलिए एक और सब्जेक्ट पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा लिल्ला से जेलम रोड का इफ्तिताह हुआ था, उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कें बनाई जा रही है, और उन्होंने कंपैरिजन भी ड्रॉ किया निसार चीमा साहब नून लीग के दौर में 2013 से 18 तक और 18 में 21, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि 1000 अरब रुपए हमने इनसे 3 गुना ज़्यादा सड़कें बनाई हैं चीमा साहब, लेकिन 1000 अरब रुपए बचाया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों को तो वोट इसलिए पड़ता है कि आप लोग शराहें बनाते हैं, आपने मोटरवेज बनाए। आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि आप लोगों ने जितनी 645 किलोमीटर बनाई, जबकि पीटीआई ने इससे बढ़कर 1750 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। कंपैरिजन उन्होंने किया और 1000 अरब रुपए बचाएं, क्योंकि जो टेंडर्स हुए थे सड़कें तामीर कराने के हवाले से, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे बचते हैं। तो वो तो अब आपसे आगे निकल गए तरक्की में भी और खुशहाली में भी। देखिए अनवर हसन साहब, एक तो ये खुशाइंद बात है कि ये बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव चेंज आई है वज़ीर आज़म साहब में। पहले तो वो कहा करते थे कि नहीं, सड़कों से, शाहराहों से, मोटरवे से कौमें तरक्की नहीं करती, वो तो ह्यूमन डेवलपमेंट से करती हैं। वैसे पिछले 3 साल में ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जो तवज्जो दी गई है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कोई उसकी तरफ यानी कि कोई यानी नाम निहाद तसव्वुर भी कोई नहीं है उसका। उनका वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि ह्यूमन दौर में गुर्बत में कमी वाक़या हुई है, आज ये भी कहा उन्होंने। ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा, जहाँ तक सड़कों की बात है, देखें बात यह है कि ये क्रेडिबिलिटी चूँकि नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये है कि बिल्कुल ये गलत बयानी से उन्होंने काम लिया है। बेशुमार बाकी जो उनके दावे हैं उनकी तरह ये बिल्कुल गलत दावा है। हमने तो सड़कों के मोटरवेज के जाल बिछा दिए, इन्होंने तो देखें पीटीआई ने 1750, बिल्कुल गलत। और नून लीग के दौर में 1 मिनट सड़कें तामीर कराने के 2000 टेंडर्स हुए, जबकि हमारे 3 साल दौर में 3238 किलोमीटर के टेंडर्स हो चुके हैं। इनकी हालत यह है कि हमारी शाहराहों पे अपनी तख्तियां लगा के अंदाजा करें, अपने खाते में डाल लें, हम क्या कहते हैं। ये लीला जेलम तो आप लोगों ने 1906 में बनी थी, अब 100 साल बाद दोबारा अपग्रेडेशन हो रही है। गुजारिश ये है कि अब हम भी जानते हैं, आप लोग भी फायदेमंद होंगे, वजीराबाद गुजरात भी हम भी जानते मोटरवे चले जाएंगे, पूरी कौम जानती है कि ये वैसी शाहराहों और सड़कों के खिलाफ थे। अल्लाह का शुक्र है उस तरफ ये आए हैं, लेकिन यह है कि हमारा उनका क्या मुकाबला। हमने तो मोटरवेज के जाल बिछा दिए। ये तो ये है कि चंद 100 किलोमीटर अगर ये बनाई है इन्होंने, और हमारी बनाई हुई सड़कों पे तख्तियां लगा रहे हैं, चलो ये भी गनीमत है। शेख साहब ये तो कह रहे हैं, जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, चूंकि इस तकरीब में मौजूद है, 1750 किलोमीटर सड़कें बनाई, ये कह रहे हैं आप इनकी बनाई हुई सड़कों पे तख्तियां लगा रहे हैं। अब क्या कहूँ, चीमा साहब अगर कह रहे हैं तो पता नहीं किस बुनियाद पे कह रहे हैं। मैं इनकी इस बात के जवाब में तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, देखें जो प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात किया करते हैं ना, वो जो बड़ी अहम है और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ उन इलाकों को की अपलिफ्ट की तरफ तवज्जो दे रही है जो पसमानदा हैं, और वो इस वजह से नहीं कि वहाँ पे एक इमरान खान का वोट बैंक है, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुई, वो इलाके अपलिफ्ट नहीं किए गए। जनूबी पंजाब को आप देखें, मैं अपने हल्के की बात करूँगा, NA39 डेर इस्माइल खान की इंतहाई पसमानदा है, वहाँ पे भी अब हमारा तरक्की का काम जारी है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ में ये चीज़ें आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक लॉन्गिट्यूड कंट्री है। बेसिक जो इनसे भी गलती हुई थी वो ये हुई थी कि इन्होंने इस लॉन्गिट्यूड कंट्री में आपको जो एक ट्रेन का जो रेलवे का एक नेटवर्क है उसको आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, और दुनिया की जो इस वक्त लेवल है उसके बराबर लाने का था कि आपकी पोर्ट्स टू द साउथ है, और साउथ से फिर आप जो ट्रेड का है या जो आपके पैसेंजर है वो इधर सेंटर में और इधर नॉर्थ में सारी आबादियाँ पॉपुलेशन उनकी माइग्रेशन होती है और उनकी मोबिलिटी होती है, तो उसके लिए आपको एक वो नेटवर्क चाहिए था। और फिर उसके बाद ट्रेड आप जब कैटर करने जा रहे हैं यहाँ से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, आपकी बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, इवन यूरोप के भी आप करेंगे, तो ये आपका एक ट्रेन का एक नेटवर्क बहुत आला होना चाहिए था। ठीक है, रोड्स के ऊपर इन्होंने काम किया, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी गवर्नमेंट में आके 2 साल के अंदर अंदर, 1 साल को तो आप उसको तो गिने नहीं, 1 साल और 6 महीने तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, जो हाल करके गए थे ये खजाने का कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद हमने आके काम शुरू किए और हमने इनसे
ऑलमोस्ट डबल काम किए हुए हैं, और जो भी प्रोजेक्ट्स अभी हमारे जो टेंडर हो चुके हुए हैं वो इनकी बनाई हुई सड़कों से कहीं बढ़ के हैं, मेयार के हिसाब से भी, और उसकी जो क्वालिटी है और उसके ऊपर जो अखराजात हैं उसके हिसाब से हमने वो प्रोजेक्ट्स दिए हैं कि जो इनके जो बनाए हुए थे, जिसके जो अखराजात इन्होंने किए थे उससे कहीं कम में एक और भी इनका नुकता ये था, फिर मैं राजा आबिद अब्बास साहब की, ये पैराडाइम शिफ्ट आया है। पीटीआई जो है पहले सड़कों की तामीर मेट्रोज में बिलीव नहीं करती थी, ये पैराडाइम शिफ्ट है जो चीमा साहब ने कहा है, ये कैसे आया है? शेख साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? शेख साहब मेरे ख्याल में आवाज नहीं जा रही। आमिर अब्बास साहब, सर ये बताइएगा, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैक्ट्स दिए और उन्होंने डिफरेंट वर्ल्ड बैंक को भी कोट किया, और ज़ाहिर बात उनके पास फैक्ट्स थे, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी तरफ नून लीग के अपने फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स करने का भी कोई ना कोई एक दूसरे को फैक्ट्स को रिफ्यूट कर देना, फैक्ट्स तो अदादो शुमार तो बोलते हैं, उनको तो नहीं झुटलाया जा सकता। देखिए बड़ा क्लियर है, दो चीज़ें हैं। एक तो है आपका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद सीपैक। सीपैक में आपकी रोडें बन रही हैं, ठीक है, केपी से लेके बलूचिस्तान से लेके मैंने ख़ुद देखा है कि वो रोड्स बन रही हैं, उसमें काफ़ी लंबी जो है वो रोड्स हैं। नंबर 2 फैक्ट्स हैं कि जी आज जो रोड बन रही है इतनी महंगाई के बावजूद उसमें पर किलोमीटर अगर 5 करोड़ या 10 करोड़ कम लग रहा है, तो फिर खाली आपने वहाँ के लोगों को तो बता दिया, आप तो कह रहे थे कि जी हम एहतसाब करेंगे, फिर पकड़ लें कि वो जो टेंडर्स हुए हैं, वो जो बड़ी बड़े घपले, हमने कहा जी फलानी मेट्रो में भी घपला है, फलाने उसमें भी है, लेकिन वो नज़र नहीं आया आवाम को कि जी कौन सा ठेकेदार था, कौन से वो किकबैक्स किसको दे रहा था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस सोसाइटी या माशरे में सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए आप ये नंबर्स, ये फैक्ट्स देते हैं और सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, वो ठेकेदार बड़ा खुश हो होगा कि जी देते नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या कर लिया मेरा, कल को वो जो रेट्स देगा वो इससे भी डबल दे देगा, और जो उसको पता है जी मैंने तो फलाने चीफ एग्जीक्यूटिव को कमीशन दे दिया था इतने %, विच आई नो यू नो के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी थी जो रोड्स की थी, या वो उसमें एक फिक्स हो गया जी इतने % तो आपने देना ही देना है उनको। तो अब इन चीज़ों को फिक्स करने का, दुरुस्त करने का टाइम है। और अगर आप आवाम को बता रहे हैं कि जी पिछले दौर में पर किलोमीटर इतना हमने कम इस महंगाई के दौर में भी किया है, देन काइंडली गो आफ्टर दोज बिग, जिनके नाम हम सब जानते हैं, 3-4 कंपनीज हैं, उनको पकड़ें जिन्होंने रोडें बनाई हैं और उनसे निकालें। ये शेख साहब, ये अहम नुकता है। शेख साहब से पूछ के फिर आपसे जवाब, ये सर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कहा तो राजा आमिर अब्बास साहब कहा कि उन ब्लैक शीप्स, काली भेड़ों की निशानदेही करके उनको पकड़ा जाए और सजा दी जाए। शेख साहब देखिए अनवर साहब, मैं एक अर्ज़ करूं कि इमरान खान की जंग इस स्टेटस को के साथ है, इन माफियाज के साथ है, और जो पाकिस्तान को लूटने वाले उनके साथ है। हमें चैलेंजेस हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हम इससे कभी भी पहलू जो है हम किनारा कशी नहीं कर रहे। हम इसको अपने तई जो इसके डेप्थ में जाके इसको हम कर रहे हैं, और ये पहली गवर्नमेंट आई है कि जिसने इन माफियाज़ को, इस स्टेटस को चैलेंज किया है, और इंशाल्लाह यही चीज़ें अब हम आपके सामने आ रही हैं कि आप खुद कंपैरिजन करते हैं कि जो 1 करोड़ 1 अरब में बन रहा था, आज की इस दौर में, महंगाई के दौर में, इतना इन्फ्लेटेड डॉलर के दौर में भी हम उसको अगर जो 1.5 अरब में बनती थी चीज़ हम 1 अरब में बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें आपको ये एक शिफ्ट नज़र आएगी। और जाहिर है खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसका जो सबसे बड़ा जो पर्पज़ है वो यही है कि इन लोगों को माफ़ ना किया जाए, और इनके ऊपर जो केसेस हैं वो भी फाइल्ड हैं, और ये सारी जो जंग इस वक्त हमारी है इनके साथ, अपोजिशन के साथ, वो जंग हमारी इसी के ऊपर है, जंग इस पर है। चीमा साहब वो कह रहे हैं जंग इस पे, शेख साहब कह रहे हैं पाकिस्तान को लूटने का, जिसका खत्म होना चाहिए। शेख साहब फरमा रहे हैं कि जंग माफिया से है। हकीकत ये है कि मौजूदा वज़ीर आज़म, मौजूदा हुकूमत की जंग अवाम के साथ है, इस कौम के खिलाफ है, जो कौम के ऊपर महंगाई और बेरोजगारी की बमबारी कर रहे हैं, मुसलसल बम गिरा रहे हैं, और माफिया तो उनके साथ है, दाएं बाएं उनके, आटा माफिया हो, शुगर माफिया हो, चीनी की कीमत 40 रुपए कम हो गई है। ये अल्लाह करे कि ये बाकी ऐसा और सस्टेनेबल, अल्लाह करे कि सस्टेनेबल। नहीं, शेख साहब का मेरे दिल बड़ा एहतराम है, लेकिन मुझे देखिए गुजारिश ये है शेख साहब से, जी देखिए गुजारिश ये है कि जो आमिर साहब भी फरमा रहे थे और शेख साहब भी फरमा रहे थे कि जी हम महंगाई के बावजूद कम लागत आ रही है, मुझे ये फरमाएं कम लागत की सूरत ये है कि ये लाहौर की मेट्रो, यहाँ की इस्लामाबाद पिंडी की मेट्रो, मुल्तान की मेट्रो,
तीनों के अखराजात लागत को जमा कर लें तो BRT पेशावर जो है उसकी लागत फिर भी ज़्यादा है। ये है इनकी, यानी ये जो बचत कर रहे हैं, अंदाज़ा कर लें ये मिस मैनेजमेंट है और ये है कि ये महंगाई ये इंतहा है महंगाई। आखिरी बात देखें, और जो उन्होंने कहा जी रेलवे की तरफ तवज्जो, रेलवे की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे दौर में तो ख्वाजा साद रफीक ने फिर इंप्रूवमेंट की कोशिश की, उसके बाद तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो लास्ट गया। वर्ड जी शेख साहब, उन्होंने बताया BRT के पैसे एक तरफ और 3 मेट्रोस के एक तरफ। बिल्कुल, आप मुझे कोई कोई शक विजन होती है, कोई एक बड़ा काम आप शुरू कर देते तो मैं मानता। आप BRT की बात करते हैं, BRT में आप देखिए BRT का कितनी लंबाई है, उसको कितने स्ट्रेच आउट किया गया है, उसके ऊपर कितने स्टेशन बने हैं, उसकी कितनी ओवरहेड ब्रिजेस हैं। आप उसको कंपेयर करते हैं एक स्ट्रेट जो मेट्रो इस्लामाबाद का या मेट्रो आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन हो ही नहीं कंपेयर सकता। करते हैं ना एली भी है, बदनज़ामी है, करप्शन भी है। सर आपका बहुत शुक्रिया, याकूब शेख साहब आपने हमारे साथ निश्चित की, चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, राजा अमीर अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, कल का इजलास बहुत अहम है, मुश्तरका इजलास कल दिन 12 बजे होगा। अब देखना ये है कि हुकूमत जो इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म बिल्स है वो पास कराने में कामयाब होती है और PDM या पीपल्स पार्टी की क्या सूरत निकलती है कल ही हमें पता चलेगा। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।